हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। मतलब जब एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स को एक साथ किसी एक पैटर्न में कंबाइन किया जाता है तो उस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, वो कितना होता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है रेजिस्टर्स को एक साथ लगाने की? अलग अलग गैजेट्स में हमें अलग अलग रेजिस्टेंस यूज़ करने पड़ते हैं और उनको अलग अलग कॉम्बिनेशंस में लगाना होता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। सो इसके लिए बेसिकली हम दो मेथड्स का यूज़ करते हैं। दो मेथड्स हो सकते हैं रेजिस्टर्स को कंबाइन करने के। देर आर टू मेथड्स ऑफ जॉइनिंग द रेजिस्टर सिस्टम। फर्स्ट इज रेजिस्टर्स इन सीरीज, मतलब हम अपने रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाएं। दूसरा, हम रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएं। हिंदी में इनको बोलते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज, मतलब आपके जो रेजिस्टर्स है उनको श्रेणी क्रम में लगाना, और रेजिस्टर्स इन पैरेलल मतलब आपके रेजिस्टर्स को समांतर क्रम में लगाना। अब आप जब इनको दोनों को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, जिससे आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टर्स इन सीरीज, फर्स्ट इसका मेथड है रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। इफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, ऐसे बहुत सारे और भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, आर जॉइंड एंड टू एंड, मतलब एक रेजिस्टर उसके खत्म होने के बाद फिर दूसरा रेजिस्टर, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। ये R1, इसके खत्म होने के बाद फिर दूसरा रेजिस्टर, इसके एंड के बाद फिर तीसरा रेजिस्टर। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए 3 ही रेजिस्टर्स लिए हैं और इसी के बेस पे हम इसको डिराइव करना सीखेंगे कि किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाला जाता है। सो अगर रेजिस्टेंस एंड टू एंड ज्वाइन किए जाते हैं तब हम कहते हैं कि रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया गया है। देन द रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। हमने माना यहाँ पर 3 हमने मान लिए हैं, R1, R2, R3, 3 रेजिस्टर्स हैं जिनके आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस इनके एंड्स के अक्रॉस एक ही है, यहाँ पर V। और ये आपकी जो करंट फ्लो होती है, आप यहाँ से देखेंगे कि बैटरी से जो भी करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि ये सीरीज में आपके लगे हुए हैं, तो जो करंट आपकी इस पाथ पे फ्लो होगी वही R1 से भी होके जाएगी, वही R2 से भी होके जाएगी और वही R3 से भी होकर जाएगी। सो इस केस में आपकी करंट चेंज नहीं होती है। बट जो आपका ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपका टोटल इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है। लेकिन अगर हम अलग अलग निकालें तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1, R2 के अक्रॉस होगा V2 एंड R3 के अक्रॉस होगा V3। सो इन अ combination of resistors, the current is same in every part of the circuit and the total potential difference across the combination of the resistors is equal to the sum of potential difference across the individual resistors। बस अगर आपको ये चीज इसमें समझ में आती है तो आपके लिए आगे डेरिवेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? एक सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो आपकी होती है वो सर्किट के हर पार्ट में सेम रहती है, जिसकी वजह से आप सर्किट में किसी भी कंपोनेंट के लिए उसको लें उसकी वैल्यू आई ही पुट की जाएगी। बट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए, वो अलग अलग जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होता है, यानी कि उन सबको प्लस करके तब टोटल निकलता है। सो हमने माना कि हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3 जो कि कनेक्टेड है सीरीज में। तब आपका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट मीन्स V, वो आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। और इसको इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते हैं क्योंकि इसका हमारे आगे के डेरिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अब हमें तीनों के लिए निकालनी है, R1, R2, R3 के लिए अगर हमें वोल्टेज निकालनी है तो V1 आपका आएगा IR1, V2 आपका आएगा IR2 एंड V3 आपका आएगा IR3। तीनों को फिर आपने इक्वेशन का नाम देकर छोड़ दिया है। नेक्स्ट, if we replace the 3 resistors by an equivalent single resistance of resistance RS, हमने क्या किया, जो अभी तक हमारे 3 रेजिस्टर्स थे
उन तीन रेजिस्टर्स को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया है उनके बीच में, और वो कुछ इस तरह का होगा जिसकी वैल्यू उन तीनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर ही होगी। मतलब तीनों की जो टोटल मिला के रेजिस्टेंस का इफेक्ट आ रहा था वो अकेला ये रेजिस्टर पूरा कर देगा। सो इन तीनों को हटा के उनको रिप्लेस करके एक इक्विवेलेंट सिंगल रेजिस्टेंस लगाया गया है जिसका रेजिस्टेंस हमने माना RS है। अब इस RS के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कैपिटल V होगा, क्योंकि कैपिटल V आपका जो टोटल आपका रेजिस्टेंस था उनके एंड्स के अक्रॉस टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो V था, और करंट पूरे सर्किट से I ही ड्रॉ हो रही है, तो दिस इज I। देन बाय ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं पहले, ओम्स लॉ के बारे में मैं एक दूसरी वीडियो बना चुकी हूँ। नेक्स्ट V इज इक्वल टू IRS। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है। अब यहाँ हमारा R जो इक्विवेलेंट वो RS के इक्वल है, इसलिए हमने रखा है IRS। दिस इज इक्वेशन 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5, जो अभी तक हम 5 इक्वेशंस यूज कर चुके हैं, 5 इक्वेशंस यहाँ लिख चुके हैं, उन सबको एक साथ जरा थोड़ा सा अगर समराइज करके देखें तो हम देखते हैं कि हमारी पहली इक्वेशन थी V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो V की वैल्यू है आपकी IRS इक्वेशन 5 के अकॉर्डिंग। 2 3 और 4 के अकॉर्डिंग आपकी V1 V2 और V3 की वैल्यूज है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आप देखेंगे कि आप राइट साइड से I को जब कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3। सो I से I आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दैट मीन्स जो आपने इक्विवेलेंट रजिस्टर यहाँ लगाया है वो जो आपके तीनों इंडिविजुअल रजिस्टर्स थे R1 R2 R3 उनके टोटल सम के इक्वल है। When several resistors are joined in series, जब एक से ज़्यादा resistors को सीरीज में ज्वाइन किया जाता है, the resistance of combination RS is equal to the sum of their individual resistances। यानी कि आप सिंपल अगर आपको कभी भी इस तरह का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम निकाल दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए, और ऑब्वियसली क्योंकि ये सम होता है तीनों रेजिस्टेंस का तो इसलिए ये हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से बड़ा ही होता है। चाहे यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी भी हाई क्यों ना हो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी होगी ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो उससे भी बड़ा होगा। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। R1 हमने माना 3 ओम है, R2 2 ओम है एंड R3 4 ओम है। ये मैंने कंप्लीट सर्किट ड्रॉ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आपको रेजिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने छोटे से छोटा सिर्फ यही एग्जांपल रखा है। सो इसमें आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि ये सीरीज में है तो I हर जगह पर सेम ही है। अगर आपको डायरेक्ट कभी इसी तरह से R1 R2 R3 की वैल्यू दी हुई है तो आप सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए उनको प्लस कर देंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया। सो R1 is 3, R2 is 2 and R3 is 4। So 3 plus 2 5, 5 plus 4 9। So आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 9 ओम। अब आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था यहाँ पर 4 ओम। 9 ओम इन तीनों किसी भी रेजिस्टेंस से बड़ा ही है। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टर। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल में अगर आपके कंबाइन किए जाते हैं रेजिस्टर्स तो वो किस तरह का आपका इफेक्ट देते हैं, दैट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स द वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर। यहाँ पर आपकी वोल्टेज सेम रहती है। ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट किया गया है, ये आपका सर्किट यहाँ से सेम है, यहाँ से आपकी करंट आ रही है और ये करंट आके आपकी तीनों आर्म में डिवाइड हो जाएगी, और ये डिवाइड हो जाएगी I1 I2 और I3। अब ये तीनों जो होती हैं आपकी इक्वल नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि हमारे रेजिस्टर्स किस वैल्यू के हैं या हमने किस आर्म में कौन सा कंपोनेंट लगाया है, किसमें कितने करंट की ज़रूरत है। तो ये तीन जगह डिवाइड हो जाती है I1 I2 और I3 में, जबकि आपका जो V लगाया गया दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका अप्लाई किया गया है वो आपका X और Y एंड्स के बीच में एक ही है।
दैट मीन्स यहाँ पर आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम रहती है, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है, बट यहाँ जो करंट होती है वो आपकी डिवाइड होती है, और आपकी जो टोटल करंट होती है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट करंट्स। आपकी जो टोटल करंट होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों अलग अलग के सम के इक्वल होगी। इसको फिर से इक्वेशन 1 हमने डाला। अब अगर हम अलग अलग रजिस्टर्स के लिए करंट कैलकुलेट करें, सो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हमने फिर यही किया, हमने तीनों रजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया है एक ही रजिस्टर से, जिसे हम इक्विवेलेंट रजिस्टर कहते हैं। इसकी वैल्यू उतनी ही जितना वो तीनों का इफेक्ट दे रही होगी। सो इफ वी रिप्लेस दीज थ्री रजिस्टर्स बाय एन इक्विवेलेंट सिंगल रजिस्टर, हमने माना कि वो रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस RP है, पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के लिए, तब अगेन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम I की वैल्यू अगर निकालें तो होगी V अपॉन RP। V इज इक्वल्स टू IR होता है, वहीं से आप I की वैल्यू निकालेंगे, सो V अपॉन RP आपकी वैल्यू निकल के आएगी। अगेन आपकी जो 5 इक्वेशंस अभी हमने पढ़ी उनका यूज करेंगे। सो I1 होता है आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल, और I की वैल्यू है V अपॉन RP। V अपॉन R1 है I1 की वैल्यू, V अपॉन R2 I2 की वैल्यू, और V अपॉन R3 इज I3 की वैल्यू। तो आपने यही सब पुट किया। अब इसमें से V कॉमन है तो V को आप कॉमन ले लेंगे, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V से V आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस RP इज इक्वल्स टू 1 प्लस R1 प्लस 1 प्लस R2 प्लस 1/R3। Thus the reciprocal of equivalent resistance of a group of resistances joined in parallel is equal to the sum of reciprocals of individual resistance। अगर आपको किसी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकालना हो, ज़्यादातर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस खुद निकालना पड़ता है, लेकिन अगर हमें रेसिप्रोकल पता है तो हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं। सो अगर हम इसको समराइज करें तो ये कहेंगे दैट रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर हमें किसी ग्रुप का निकालना हो और वो रेजिस्टेंस पैरेलल में ज्वाइन किए गए हों, तो वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। यानी कि आपको 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं R1 R2 R3, आप तीनों का रेसिप्रोकल कर लीजिए और तब उनको प्लस कीजिए, तब आपकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आपकी 1 अपॉन RP के इक्वल होगी। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। मैंने सेम ही रेजिस्टेंस रखे हैं जो लास्ट एग्जांपल में थे, 3 ओम 2 ओम एंड 4 ओम, लेकिन इस बार ये सीरीज में नहीं पैरेलली कनेक्ट है। सो आई आपकी यहाँ से आएगी और इधर तीन अलग अलग आपकी आर्म्स में जाके डिवाइड हो जाएगी। सो I1 I2 एंड I3 डिवाइड हो गई, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कनेक्शंस के लिए सेम रहता है। मुझे निकालना है 1 अपॉन RP, दैट मीन्स मुझे RP की वैल्यू निकालनी है, से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। सो 1 अपॉन R1 दैट मीन्स 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, ये आप डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते, ये फ्रैक्शंस है तो फ्रैक्शन की तरह सॉल्व होंगे। 3 to 4 का एलसीएम लिया तो 12, और फ्रैक्शन को सॉल्व करना आप आपकी जूनियर क्लासेस में सीख चुके हैं मैथ्स में। सो 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 प्लस 3। सो दिस इज 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 3 13 अपॉन 12। बट ये आपकी 1 अपॉन RP की वैल्यू है, RP की नहीं, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, ये रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो RP की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू का भी रेसिप्रोकल कर देंगे। दिस इज 12 अपॉन 13। जब 12 अपॉन 13 की वैल्यू आप निकालेंगे, दिस इज समथिंग विल बी 0.923 ओम। सो इस तरीके से निकाला जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमने बात कर ली सीरीज में जब रेजिस्टेंस आपके ज्वाइन किए जाए और जब पैरेलली उनको ज्वाइन किया जाए तो किस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, इनकी डेरिवेशन आपने सीखी। अब कुछ आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज है आपके सीरीज सर्किट के, हम ज़्यादातर जो सर्किट बनाते हैं या हम जो प्रेफर करते हैं वो हमेशा पैरेलल सर्किट ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं
वो ये कि जब हम कोई डेकोरेशन करने के लिए लाइट्स लगाते हैं, जिन्हें हम फेरी लाइट्स वगैरह बोलते हैं, दिवाली पे या कभी भी हम उसको डेकोरेशन के लिए अगर लाइट्स यूज़ करते हैं, तो अगर उसका एक बल्ब खराब हो गया तो उसके आगे वाले सारे बल्ब भी खराब हो जाते हैं, और उसके मतलब आगे आने वाला जो अ, उसके आगे करंट फ्लो नहीं हो पाता, वो वहीं के वहीं एक फ्लो हो जाता है। दैट मीन्स आगे उसमें वहीं कमी आ जाती है और आगे करंट फ्लो नहीं हो सकता। सो ये डिसएडवांटेज है सीरीज सर्किट की। बेसिकली इसके दो डिसएडवांटेज है। पहला, इट इज इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिक आयरन इन सीरीज। ये सिर्फ दो एग्जांपल्स हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा कंपोनेंट या एक ऐसा वी कैन से डिवाइस जिसको कम करंट चाहिए, और एक ऐसा डिवाइस जिसे ज़्यादा करंट चाहिए, दोनों को एक साथ सीरीज में कनेक्ट करना एक इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर एक कुछ भी कनेक्ट किया, दूसरा सीरीज में कोई दूसरी चीज़ कनेक्ट कर दी, अब इसको बहुत छोटी करंट चाहिए, तो ये तो काम करेगा, लेकिन बी वाला जो हमारा कंपोनेंट है वो काम नहीं कर पाएगा उस करंट पे। या फिर इसी को अपोजिट, फर्स्ट वाले को बहुत ज़्यादा करंट चाहिए थी और सेकंड वाले को बहुत कम, और मैंने इसमें करंट फ्लो करा दी, तो पहले वाला तो काम करेगा, लेकिन दूसरे वाले के लिए वो करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, सो वो डैमेज हो जाएगा। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो करंट होती है वो थ्रू आउट सेम रहती है। सो ये एक इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, ये हम नहीं कर सकते। It is impractical to connect an electric bulb and an electric iron series because they need currents of widely different values. इन्हें बहुत ही अलग अलग वैल्यूज की करंट चाहिए होती है, and it is not achieved in series circuit. और सीरीज सर्किट में ऐसा नहीं हो सकता, as in series circuits the current is constant throughout the circuit, क्योंकि एक सीरीज सर्किट में आपकी जो करंट है वो कांस्टेंट होती है, इस वजह से हम इन्हें सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, वरना एक ना एक कंपोनेंट हमारा कभी भी काम नहीं करेगा। अगर सिमिलर ऐसे वाली कनेक्शंस हैं जिसमें सब में एक जैसी ही करंट चाहिए, तब हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा हमें बिल्कुल सेम ही तरह की कंपोनेंट्स यूज करने हों। दूसरा, इफ वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन। अगर सीरीज सर्किट में आपका एक कंपोनेंट भी फेल हो गया, मतलब आपके आपके से 3 या 4 कंपोनेंट लगे हुए थे, और उनमें से आपका कोई एक से सेकंड वाला खराब हो गया, तो फर्स्ट वाले में करंट फ्लो होगी, लेकिन क्योंकि सेकंड वाला खराब हो गया या फेल हो गया किसी वजह से, तो यहीं के यहीं सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक होने से आगे करंट फ्लो नहीं होगी। अब आगे करंट अगर फ्लो नहीं हो पाएगी तो आगे के जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे, सो ये सर्किट यहीं के यहीं रुक जाएगा, यानी कि आपका जो भी आप करंट फ्लो करा रहे हैं आपके कंपोनेंट्स उसके ऊपर वर्क ही नहीं करेंगे। If one component fails, the circuit is broken and the current stops flowing, and thus none of the components work. और इसीलिए करंट फ्लो होना रुक जाती है, और इसीलिए आपका कोई भी कंपोनेंट वर्क नहीं करता। ये आपकी थी सीरीज सर्किट की डिसएडवांटेजेस, और इसीलिए हम प्रेफर करते हैं पैरेलल सर्किट्स को। तो पैरेलल सर्किट के एडवांटेज भी पढ़ लेते हैं। पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। पैरेलल सर्किट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के बीच में करंट को डिवाइड कर देता है, एंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड। और इसी वजह से जो टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल सर्किट का वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब जितना इंडिविजुअल आपके रेजिस्टेंस होंगे, आपका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो उसके कंपैरेटिवली हमेशा कम ही होगा। सो इट इज हेल्पफुल व्हेन ईच गैजेट हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर्स डिफरेंट करंट्स टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। सो ऐसे केसेस में या ऐसी हमारे यूज में जिसमें हमें अलग ऐसे ऐसे गैजेट लगाने हो जिसमें हर गैजेट की अलग ज़रूरत हो, यानी कि एक आर्म में कोई एक हमने लगा दिया जिसके लिए आपको कम करंट चाहिए, दूसरे में आपने लगा दिया जिसमें आपके ज़्यादा करंट चाहिए, तीसरे में आपको लगा दिया जिसमें कोई और डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट चाहिए। सो उस केस में ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये हर आर्म में अलग अलग करंट फ्लो करा सकता है। सो इस वजह से पैरेलल सर्किट ही ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाने में। सो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।